जिस बेटी को उसके बाप ने 8 लाख रुपए में बेच दिया था, लेकिन 8 साल बाद जब वही बेटी कलेक्टर बनकर अपने घर लौटी तो जो हुआ वह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, क्या कोई बाप सचमुच अपनी ही बेटी को पैसों के लिए बेच सकता है? और अगर वह बेटी सालों बाद कलेक्टर बनकर घर लौटे तो क्या होगा? बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान विजय के घर एक बेटी हुई जिसका नाम कविता रखा गया। लेकिन कविता के जन्म के साथ ही उसकी मां की आंखों में आंसू छलक आए, पर ये खुशी के आंसू नहीं थे। उस गांव में बेटियों को बोझ समझा जाता था। जब कविता का जन्म हुआ तो कोई भी घर जाकर बधाई देने नहीं आया, बल्कि ताने ही दिए गए, अब तेरा भाग्य और खराब हो गया, बेटी पालना आसान नहीं है। विजय पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था। वह चाहता था कि उसका घर बेटों से भरा हो, जो उसका नाम आगे बढ़ाएं और बुढ़ापे में उसका सहारा बने। बेटी होने से उसके सारे सपने टूट गए। उसने कविता को कभी प्यार से नहीं देखा, न ही उसे गोद में उठाया। वहीं उसकी माँ अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन विजय की बेरुखी उसके दिल को चीरती रही। समय बीतता गया, गरीबी की मार और गहरी होती गई। विजय के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके। कर्ज बढ़ता जा रहा था और साहूकार रोज उसके दरवाजे पर आकर ताने मारते, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो कुछ भेजो। लेकिन बेचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसी बीच जब कविता 14 साल की हुई तो गांव के अमीर राणा सिंह ने विजय के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मुझे विजय, तेरी बेटी कविता पसंद है, मैं उसे 8 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। तेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। विजय के लिए यह प्रस्ताव एक सुनहरा मौका था। उसने कभी अपनी बेटी से सच्चा प्यार किया ही नहीं था। अब वह उसे सिर्फ एक वस्तु समझने लगा जिससे वह अपना कर्ज चुका सकता था। कविता की मां ने बहुत मना किया, लेकिन विजय नहीं माना। वह बार बार यही कहता रहा, गरीबी में बेटी बोझ होती है और इसके बदले मुझे 8 लाख मिल रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और एक दिन विजय ने कविता को जबरदस्ती राणा सिंह के हवाले कर दिया। एक पिता ने अपनी ही बेटी को पैसों के लिए बेच दिया। विजय की पत्नी दरवाजे पर सिर पटक पटक कर रो रही थी, लेकिन विजय ने उसकी एक न सुनी। वह 8 लाख रुपए लेकर ऐसे घर लौटा जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन जिसे वह जीत समझ रहा था वही उसकी बेटी कविता की जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। कविता को राणा सिंह की बड़ी हवेली में जबरदस्ती घसीट कर ले जाया गया। हवेली चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरी थी, जैसे कोई कैदखाना हो जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। वहां पहुंचते ही कविता को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे में सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जिससे थोड़ी सी रोशनी आती थी। कविता को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी एक बूढ़ी नौकरानी आए और चुपचाप एक थाली में सूखी रोटियां रखकर चली गई। लेकिन कविता ने वो खाना नहीं खाया, उसे बस अपनी मां की याद आ रही थी। कुछ घंटे बाद दरवाजा फिर से खुला और राणा सिंह अंदर आया। उसकी लालची निगाहें कविता पर टिक गईं। उसने सख्त आवाज में कहा, अब से तू यहीं रहेगी, मेरे हिसाब से चलेगी, समझी। दिन बीतते गए, लेकिन हर दिन कविता के लिए और मुश्किल होता गया। राणा सिंह उसे बार बार ताने देता, तेरे बाप ने तुझे बेच दिया है, अब तू मेरी चीज है। कविता को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। हर दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। एक दिन उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही नौकरानी खाना देने आई, कविता दरवाजे के पीछे छुप गई और मौका मिलते ही दौड़ पड़ी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। राणा सिंह के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। अब उसके शरीर पर घाव ही घाव थे, लेकिन हौसला और भी मजबूत हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में इस नर्क से बाहर निकलेगी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई। गांव में एक समाजसेवी संस्था आई हुई थी। किसी तरह कविता उनके पास पहुंची और अपनी पूरी कहानी बताई। संस्था के लोगों ने उसे छुपाकर शहर ले जाने का फैसला किया। यही वो दिन था जब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शहर पहुंचकर उसे एक आश्रय गृह में रखा गया, जहां और भी लड़कियां थीं जो अपने अपने दर्द से जूझ रही थीं। पहली बार कविता को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। संस्था के लोग उसे पढ़ाई के लिए समझाते थे, लेकिन गांव में पली बड़ी कविता के लिए यह आसान नहीं था। उसे इंग्लिश के शब्द समझ नहीं आते थे, गणित की बातें बहुत मुश्किल लगती थीं और किताबों के भारी शब्द उसके दिमाग में नहीं घुसते थे। कई बार कविता का मन करता था कि वह सब कुछ छोड़कर भाग जाए, लेकिन जब भी वह अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचती, उसका गुस्सा और बढ़ जाता।
उसे अपने पिता की मजबूरी, अपनी माँ की चीखें और राणा सिंह के जुल्म याद आते। ये सब यादें उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थीं। दिन रात मेहनत करने के बाद कविता ने 10वीं की परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह जिले में टॉप कर चुकी थी। यह उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। उसकी मेहनत की कहानी अखबारों में छपी और कई लोग उससे मिलने आए। लेकिन कविता की असली मंजिल अभी दूर थी। उसने यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। दिन में वह समाज सेवा का काम करती और रात को पढ़ाई करती। कई बार उसे पूरी नींद नहीं मिलती, कई बार भूख लगती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब यूपीएससी का परिणाम आया तो कविता पूरे देश में टॉप उम्मीदवारों में शामिल थी। अब वह जिला मजिस्ट्रेट बन चुकी थी। वह लड़की जिसे उसके पिता ने 8 लाख रुपए में बेचा था, आज करोड़ों की अधिकारी बन गई थी। अब वक्त था अपने अतीत का सामना करने का। कविता को अपने गांव लौटना था। गांव ने कविता को कभी मजबूर और दुखी देखा था, लेकिन अब वह डीएम की गाड़ी में सवार होकर आई थी। उसके साथ सुरक्षा गार्ड, सरकारी अधिकारी और पत्रकार भी थे। पूरा गांव हैरानी से देख रहा था। क्या ये वही कविता है जिसे उसके पिता ने 8 लाख में बेचा था? विजय, जिसने अपनी ही बेटी को पैसों के लिए बेच दिया था, अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसकी कमर झुकी हुई थी और आंखों में पछतावे के आंसू थे। जब उसे पता चला कि गांव में एक महिला डीएम आ रही है, तो वह भी भीड़ में खड़ा था। लेकिन जब उसने देखा कि वह महिला उसकी अपनी बेटी कविता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने 14 साल की मासूम बेटी घूम गई। विजय सोचने लगा, मैं अपने लालच की वजह से अपनी बेटी को नरक में धकेल दिया। कविता गाड़ी से उतरी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी। वह गांव के विकास कार्यों की समीक्षा करने लगी। फिर वह अपने पुराने घर की तरफ बढ़ी। बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। वह टूटी फूटी झोपड़ी के सामने खड़ी हुई। विजय कांपते हुए उसके सामने आया। उसकी आंखों में शर्म थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, कविता ने कड़क आवाज में कहा, कौन बेटी? क्या मैं कभी महसूस कर सकी कि मेरा कोई पिता है? विजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में बहुत बड़ा पाप किया। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी अफसर बनेगी। कविता ने एक गहरी सांस ली। सामने खड़ी भीड़ देख रही थी कि क्या वह अपने पिता को माफ कर देगी। लेकिन उसने एक सख्त फैसला लिया और जोर से कहा, अब ये गांव बदलने वाला है। अब कोई भी लड़की इस गांव में बोझ नहीं कहलाएगी। आज से यहाँ लड़कियों की पढ़ाई जरूरी होगी, और जो कोई भी किसी लड़की को बेचेगा या उसे नीचा समझेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसका पिता विजय अब भी उसके पैरों में गिरा हुआ था, लेकिन कविता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये बदले की खुशी नहीं थी, ये समाज में बदलाव की शुरुआत थी। कविता अपने पुराने टूटे फूटे घर की ओर बढ़ी। उसका दिल बस अपनी माँ को देखने के लिए बेचैन था। जैसे ही वह घर के अंदर गई, वहां एक बूढ़ी और कमजोर महिला बैठी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही ममता थी जो कविता ने बचपन में देखी थी। जैसे ही माँ ने कविता को देखा, वह हैरान रह गई। उसकी आंखें विश्वास और खुशी से भर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह यकीन ही नहीं कर पा रही कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। कविता एक पल भी नहीं रुकी। वह दौड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर गई और रोने लगी, माँ, मैं आ गई। अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ ने बिना कुछ कहे अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी और खुद भी रोने लगी। माँ ने कांपते हुए पूछा, बेटी, तू सच में मेरी कविता है या मैं सपना देख रही हूँ? कविता ने कहा, नहीं माँ, यह कोई सपना नहीं है। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बाहर खड़ी भीड़ ये सब देख रही थी। कई लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ बेटी का ये मिलन सबके दिल को छू गया। माँ ने भर आई आंखों से कहा, बेटी, मैंने तो तेरा नाम लेना भी छोड़ दिया था। जिस दिन तुझे ले जाया गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मैं रोज भगवान से तेरी सलामती की दुआ मांगती थी, लेकिन मुझे लगने लगा था कि मेरी कविता अब इस दुनिया में नहीं है। कविता ने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, मैं जिंदा थी, लेकिन बहुत कुछ सहकर। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी लड़कियों के लिए लड़ूंगी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। लेकिन माँ की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, बेटी, तेरे पिता अब भी खुद को दोषी नहीं मानते। और राणा सिंह, वह बहुत ताकतवर है। वह तुझे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कविता ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं कमजोर नहीं हूँ माँ। अब मैं सबका सामना करूंगी।
कविता मुस्कुराए और माँ से बोली, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता माँ। मैं अब कलेक्टर हूँ, कानून मेरी ताकत है और मैं अब हर उस बेटी के लिए न्याय लूंगी जिसे किसी ने सताया है। अब माँ को यकीन हो गया था कि उसकी बेटी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस लड़की की उम्मीद बन गई है जिसे समाज ने अंधेरे में जीने पर मजबूर किया। गांव में हड़कंप मच चुका था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे जिसे उसके बाप ने 8 लाख में बेच दिया था वही अब जिले की सबसे बड़ी अफसर बन गई है। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो इस खबर से बहुत डर गया, राणा सिंह। वही आदमी जिसने कविता को खरीदा था, उसे कैद में रखा था और कई गलत काम किए थे। जब उसे पता चला कि कविता अब कलेक्टर बनकर लौटी है तो उसका दिल कांपने लगा। उसने अपने सारे पाप याद किए। वह डर गया कि अब उसके सारे राज खुल जाएंगे। उसने अपने गुंडों को बुलाकर कहा, इस लड़की को खत्म कर दो वरना वह मुझे खत्म कर देगी। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अब कविता कोई डरी सहमी बच्ची नहीं बल्कि कानून की ताकत थी। उसे खबर मिल गई कि राणा सिंह उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। कविता ने तुरंत पुलिस को आदेश दिया, राणा सिंह की पूरी जांच करो। रात होते ही पुलिस की गाड़ियां राणा सिंह की हवेली पर पहुंची। पूरे गांव के लोग जमा हो गए। सब देखना चाहते थे कि क्या आज वह आदमी पकड़ा जाएगा जो अब तक कानून से बचता आया है। राणा सिंह गुस्से में बाहर आया और चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरे घर पर पुलिस क्यों आई? तभी एक सख्त आवाज आई, राणा सिंह, अब तेरे हर जुर्म का हिसाब होगा। सबकी नजरें घूमी। कविता अपनी सरकारी गाड़ी से उतर रही थी। राणा सिंह ने कांपते हुए कहा, तू जिंदा कैसे बच गई? कविता ने जवाब दिया, तूने मेरी किस्मत को कैद करने की कोशिश की थी लेकिन मैं आज तेरे लिए कानून का वारंट लेकर आई हूँ। पुलिस ने हवेली की तलाशी शुरू की। वहां से कई लड़कियां मिली जिन्हें राणा सिंह ने जबरदस्ती बंद कर रखा था। आखिरकार राणा सिंह पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी लगाकर बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जो लड़कियां राणा सिंह ने सालों तक कैद कर रखी थी वे अब आजाद हो चुकी थी। पुलिस ने उसके छुपे हुए ठिकानों से कई लड़कियों को बाहर निकाला। कविता ने उन सभी लड़कियों को गले लगाया और कहा, अब तुम्हारी तकदीर कोई नहीं लिखेगा, अब तुम खुद अपनी तकदीर लिखोई। गांव की औरतें जो पहले घरों में दब कर रहती थीं, आज पहली बार बाहर निकली। वे कविता को देख रही थी जो अब उनके लिए सिर्फ एक कलेक्टर नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के बुजुर्ग भी हैरान थे। जिस लड़की को उसके पिता ने बेचा था वही अब पूरे गांव की बेटियों का भविष्य सुधार रही थी। लेकिन कविता को पता था कि राणा सिंह को पकड़ना ही काफी नहीं था। उसने गांव के स्कूल का दौरा किया और वहां की हालत देखकर वह चौंक गई। लड़कियों की पढ़ाई लगभग बंद थी। कई शिक्षक अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम कराया जा रहा था। कविता ने तुरंत सख्त आदेश दिए, गांव की हर लड़की को पढ़ाई का पूरा मौका मिलेगा। हर परिवार को समझना होगा कि बेटी कोई बोझ नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उसने सरकार से गांव में एक महिला विद्यालय और एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात की जहां लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगे। वे लड़कियां जो पहले घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, अब वे स्कूल जाने लगी। वे माने जो अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित थीं, अब गर्व से अपनी बेटियों को पढ़ने भेजने लगी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। कविता की कहानी पूरे देश में फैल गई। अखबारों में उसकी बहादुरी की खबरें छपने लगी। कई समाजसेवी संस्थाएं आगे आईं और गांव को बेहतर बनाने में मदद करने लगी। कविता ने अपने गांव में बेटी बचाओ केंद्र भी खोला जहां उन लड़कियों को सुरक्षा और शिक्षा दी जाती जो शोषण का शिकार हुई थी। अब गांव की हर लड़की का एक ही सपना था, हम भी कविता दीदी की तरह बनेंगे। कविता की कहानी अब देश भर में मशहूर हो गई थी। टीवी चैनलों पर उसकी बहादुरी की चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हो गई थी। लोग उसे आयरन लेडी कहने लगे थे। सरकार ने भी उसकी मेहनत को पहचाना। एक दिन उसे राष्ट्रपति भवन में बुलावा आया। वह सम्मान के साथ राष्ट्रपति से मिली और उसे नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। जब कविता स्टेज पर खड़ी हुई तो लाखों लोगों ने तालियां बजाईं। कविता ने आंखों में आंसू लिए पुरस्कार लिया, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि जीत के थे। सम्मान समारोह के बाद जब वह मीडिया से बात कर रही थी तो एक पत्रकार ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा सपना यह है कि देश में कोई भी लड़की अपने पिता के हाथों न बेची जाए, कोई बेटी शिक्षा से वंचित न रहे और हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये बयान सुनते ही लाखों लड़कियों को नई उम्मीद मिल गई।
अब वह सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुकी थी। गांव-गांव में उसकी तस्वीर लगाई जाने लगी। लड़कियां उसे रोल मॉडल मानने लगी और उसके संघर्ष की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। लेकिन इन सबके बीच कविता एक बार फिर अपने गांव लौटी। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ देश भर के लोग थे जो बदलाव देखना चाहते थे। गांव की हर लड़की उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, अगर कविता दीदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान था जो इन सब बातों से खुद को अलग कर चुका था, विजय। विजय, जिसने अपनी ही बेटी को 8 लाख में बेच दिया था। लोग उससे नफरत करने लगे थे, कोई उससे बात नहीं करता था। उसके लिए गांव में कोई इज्जत नहीं बची थी। वह अकेला, बीमार और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। जब उसे पता चला कि कविता को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। एक दिन जब कविता गांव में महिलाओं के लिए नए स्कूल का उद्घाटन कर रही थी, तो वह दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन वह जानता था कि अब वह कुछ भी कर ले तो भी कविता उसे कभी माफ नहीं करेगी। तभी अचानक वह कविता के सामने आ गया। बेटी, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन क्या मेरी माफी के लायक कोई जगह बची है? विजय की आवाज कमजोर थी, आंखों में आंसू थे। गांव के लोग चुप थे, सब कविता की ओर देख रहे थे कि वह क्या जवाब देगी। कविता ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे उसी दिन बेटी मानना बंद कर दिया था जिस दिन मुझे 8 लाख के लिए बेच दिया था। आज तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन सोचो उन बातों के बारे में जो अपनी बेटियों को प्यार देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और उनके साथ निभाते हैं। तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि बाप बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार किया था। विजय की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं जानता हूँ मुझे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हो सके तो एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे बाबूजी कह दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। कविता ने कुछ पल सोचा, फिर ठंडी आवाज में कहा, बाबूजी एक सम्मानजनक शब्द है जो एक अच्छे पिता को मिलता है। तुमने ये हक खुद ही खो दिया। अब मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती, लेकिन तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती। तुम बस अपनी गलती के साथ जियो और देखो कि अब ये गांव किसी और लड़की की तकदीर नहीं बचेगा। विजय वही घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपनी ही बेटी को खो दिया था और ये दर्द किसी भी सजा से बड़ा था। गांव में अब कोई उसे अपना नहीं मानता था। लोग उसे एक धोखेबाज पिता के रूप में देखने लगे थे। लेकिन कविता अब अपने अतीत में नहीं जीना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया था, अब कोई और बेटी अपने पिता के हाथों ना बेची जाए। ये कहानी सिर्फ कविता की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो हालात से लड़कर अपनी तकदीर खुद लिखती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे गुनहगार बाप को कोई माफी मिलनी चाहिए? इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मजेदार कहानियां मिस ना करें।